नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कल जो हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास शुरू की थी, जिसका टॉपिक था इजराइल फिलिस्तीन संबंध, उसको मैंने कल डिटेल में 40 मिनट तक तो केवल आपको ये समझाया था कि कहाँ से एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन संबंध क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जिस इजराइल फिलिस्तीन संबंधों की बात कर रहे हैं उसी के साथ हम भारत इजराइल संबंधों को पढ़ेंगे। दुनिया के सबसे बड़े संकटों में से एक संकट माना जाता है मध्य पूर्व का संकट, और जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है उसी मिडिल ईस्ट क्राइसिस को इजराइल फिलिस्तीन संकट भी कहा जाता है, और इसी का नाम है, या हम कह सकते हैं इसी को पश्चिमी एशिया संकट भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज वेस्ट एशिया क्राइसिस, पश्चिमी एशिया संकट भी कहा जाता है। आज की तारीख में अगर हम इजराइल का मैप देखें तो इजराइल का मैप इस प्रकार से होगा। इजराइल के उत्तर में जो है लेबनान है, इजराइल के उत्तर में लेबनान है, और इसके पश्चिमी साइड के अंदर ये पूरा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसमें ये पूरा हैफा, तेल अवीव, और यहाँ पर ये गाजा पट्टी है, यहाँ पर गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी एवं ये जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट जो है, ये दोनों मिलकर बनते हैं फिलिस्तीन अथॉरिटी। इसको हम कहेंगे पीए, फिलिस्तीन अथॉरिटी, जो कि फिलिस्तीन के पास भूभाग है, लेकिन फिलिस्तीन एज ए नेशन कहीं मैप पर नहीं है। उस कहानी को हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन जो अपना दोनों ही अपनी घोषित राजधानी जो घोषित करते हैं वो जेरूसलम है। इजराइल के जितने भी बाहरी दूतावास हैं विदेशी देशों के, वो सब तेल अवीव के अंदर है। तो कल मैंने जो चर्चा की थी उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन समझाई कि इजराइल जो राजस्थान से 17 टाइम्स छोटा है, वो पश्चिमी एशिया में स्थित एक भूमध्य सागरीय तटीय देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में लेबनान से और पूर्व में उसकी सीमाएं सीरिया और जॉर्डन के साथ में लगती है। इसका जो दक्षिणी भाग है उसकी एक पट्टी जो है वो सिनाई प्रायद्वीप के साथ लगती है, और सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, जो सुएज नहर बनने के बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हुआ है। तो यहाँ पर ये सुएज नहर हुई और ये सिनाई पेनिनसुला है। तो ये चीजें मैंने कल भी समझाई थी आपको। अब हम इसकी लोकेशन समझने के बाद सबसे पहले देखते हैं इतिहास। सबसे पहले इतिहास हम देखें, और इतिहास में ध्यान रखना कि इस 1 मिनट के लिए यहां पर सबसे पहले जिस सिटी की बात कर रहा हूं उस सिटी का नाम है जेरूसलम। और जेरूसलम जो जगह है, जेरूसलम जिसे यरूशलेम भी कहते हैं, वहां से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यरूशलेम से। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने की यरूशलेम से। यरूशलेम को ही ध्यान रखना, यहूदी भाषा में जेरूसलम कहा जाता है, और यरूशलेम जो है दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। और ये जो शहर है जिस पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना अपना दावा करते हैं, उस दावे से पहले हमें देखना होगा कि जो फिलिस्तीन का और इजराइल का दोनों की जो राजधानी है यरूशलेम, वो 3 धर्मों से जुड़ा हुआ है। वो 3 धर्म कौन से हैं? तो यरूशलेम के साथ 3 धर्मों के अंदर हम देखेंगे यहां पर ईसाई धर्म के लोग भी अपना दावा करते हैं। पहला क्रिश्चियंस, दूसरा यहूदी धर्म के लोग भी अपना दावा यहां पे करते हैं, और तीसरा जो है इस्लाम के लोग भी अपना दावा यहां पर करते हैं। इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों ही अपने अपने तरीके से यहां पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अब उसका रीजन क्या है? तो ध्यान रखना कि जो यरूशलेम है, यरूशलेम तीनों धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। अगर हम यहां पर सबसे पहले देखें 1 नंबर पे, तो यरूशलेम इस्लाम का, यहूदियों का और ईसाई तीनों का है। और ये तीनों धर्म जो है, इन तीनों धर्मों में आपको पूछे कि इन तीनों धर्मों की समानता क्या है, तो ध्यान रखना ये तीनों धर्म जो है वो बेसिकली सेमेटिक रिलीजन है। ये तीनों धर्म कौन से? तीनों धर्म ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी जिसको इंग्लिश में हम ज्यूस कहते हैं, और इस्लाम, इस्लाम धर्म।
तो ये तीनों धर्म जो है वो सेमेटिक रिलीजन है। सेमेटिक धर्म किसे कहते हैं कि वे धर्म जो आत्मा सहित या शरीर सहित आत्मा की अमरता की बात करते हैं। शरीर सहित आत्मा की अमरता की बात करते हैं। कौन से तीन धर्म? जैसे आप देखोगे हिंदू रिलीजन, हिंदू फिलॉसफी केवल आत्मा की अमरता में विश्वास रखती है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा अमर हो जाती है, उसका शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ये कौन कहते हैं? हिंदू धर्म कहता है। लेकिन इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों धर्मों में जो है बेसिकली संकल्पना जो है वो है शरीर सहित आत्मा की अमरता। मतलब जैसे ही जान निकलती है, मौत होती है, तो उसके बाद आत्मा उस शरीर के साथ रहती है और उसको दफना दिया जाता है। और एक दिन जस्टिस डे होगा, जिसको हम कयामत का दिन कहते हैं। उस दिन उसको वापस जिंदा किया जाएगा और यदि उसके अच्छे कर्म हुए तो उसे जन्नत में, अदरवाइज उसे दोजख में भेज दिया जाएगा। यहां पर तीनों धर्मों के एक पैगंबर, तीनों अपना अपना दावा पैगंबर इब्राहिम पर करते हैं, तो वहां से भी एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें इस मुद्दे को धार्मिक रूप से नहीं जोड़ना है, बल्कि केवल इस रूप में जोड़ना है कि जो यरूशलेम है, उस यरूशलेम पर तीनों धर्म अपना दावा करते हैं। और ये तीनों धर्मों में एक समानता क्या है कि यहाँ पर शरीर सहित आत्मा की अमरता की बात करते हैं। ऐसे धर्म को सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है। इसलिए इन तीनों ही धर्मों में दफनाने की प्रक्रिया है। अब चूंकि ये यरूशलेम के साथ अपना रिलेशन जोड़ते हैं और तीनों अपना अपना दावा करते हैं, तो यहां पर हम देखें कि तीनों का दावा किस किस प्रकार से है। तो दावा जो है वो है पवित्र धार्मिक स्थानों के आधार पर। अब पवित्र धार्मिक स्थान की बात करें तो जो यरूशलेम सिटी है, जिस यरूशलेम की हम बात कर रहे हैं, उस यरूशलेम सिटी को हम देखें तो यहां पर सबसे पहले यरूशलेम जो है, यरूशलेम शहर जो है वो इन तीनों धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। अब इसमें सबसे पहले जैसे मैंने लिया इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के लोग यरूशलेम पर अपना दावा किस आधार पर करते हैं? तो ध्यान रखना, इस्लाम धर्म से संबंधित यहां पर दो चीजें हैं जिसके कारण ये अपना दावा जो है वो उस पर करते हैं। वो दो चीजें जो है, एक तो है इस्लाम धर्म से संबंधित यहां पर एक पवित्र स्थल है हरम अल शरीफ। कौन सा स्थान? हरम अल शरीफ। और दूसरा स्थान जो है वो है अल अक्सा मस्जिद। तो ध्यान रखना, ये दोनों जो है, ये दोनों धार्मिक स्थान जो है ये यरूशलेम के अंदर है और इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसमें ध्यान रखना, जो हरम अल शरीफ है उसकी इतनी मान्यता है कि इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद अगर किसी स्थान को पवित्र माना जाता है तो वो हरम अल शरीफ है। कहते हैं, धार्मिक भावना ये कहती है कि मोहम्मद साहब जो है वो भी यहां से, मतलब मदीना से वो हरम अल शरीफ आए थे। और यहां पर हरम अल शरीफ के अंदर ही एक पत्थर है जिस पर जंप लगाकर वो जन्नत गए थे, ऐसी मान्यता है। हमें धार्मिक रूप से इस टॉपिक को ज्यादा अंदर नहीं जाना है, क्योंकि धार्मिक रूप से तो विवाद पैदा हो रहा है। तो यहां पर हरम अल शरीफ का बहुत बड़ी मान्यता है इस्लाम के साथ में। और साथ ही साथ एक मस्जिद पास में है जहां पर नमाज अदा की जाती है, वो है अल अक्सा मस्जिद। ये दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। तो पहला पॉइंट जो मैंने कहा कि इस्लाम धर्म के लोग जो है वो भी अपना दावा यरूशलेम पर उसके पवित्र स्थान के आधार पर करते हैं। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि दूसरा आप देखोगे तो वो है ईसाई धर्म। जो क्रिश्चियन धर्म है वो ईसाई धर्म में कहते हैं कि जीसस को जो सूली पर जिस प्रकार से उनको फांसी दी गई थी, सूली के ऊपर लटकाया गया था, जिस प्रकार से जीसस को, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, उनका पुनरुत्थान उस घटना के 3 दिन बाद यहीं पर हुआ था। वो जो चर्च है वो चर्च यहीं पर है। उस चर्च का मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चर्च जो है वो जेरूशलेम का चर्च माना जाता है। अगर आपको याद हो इस समय तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस चर्च का नाम क्या है।
तो वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ एक सबसे बड़ी रोचक बात क्या है कि इस चर्च की चाबियां आज भी मुस्लिम अनुयायी के पास में है। और तीसरा जो है यहाँ पर तीसरा है वो यहूदी धर्म से संबंधित है। और यहूदी धर्म का जो किंग डेविड मंदिर है, वो किंग डेविड मंदिर जो है वो यहाँ का सबसे पवित्र पूरी दुनिया में यहूदियों का माना जाता है। कहते हैं कि जब रोमन साम्राज्य स्थापित था तो रोमन साम्राज्य ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, किंग डेविड टेम्पल को। और आज की तारीख में केवल किंग डेविड टेम्पल की एक दीवार बची हुई है जो इसकी पश्चिमी दीवार है, उसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और ये वेस्टर्न वॉल जो है ये पूरी दुनिया में यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कौन सा? वेस्टर्न वॉल। जब भी कोई यहूदी जाता है तो इसके नत मस्तक लगा करके और अपनी मन्नत मांगता है इस दीवार के पास। इसलिए जो वेस्टर्न वॉल है उसी वेस्टर्न वॉल को हम विलिंग वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां से ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना कम है, पहले बता रहा हूं। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि तीनों धर्म किस आधार पर अपना अपना दावा यरूशलेम पर करते हैं। तो ये इस आधार पर अपना दावा करते हैं और तीनों की धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। और हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, क्योंकि धार्मिक चीजों को न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही असिद्ध किया जा सकता है। हमारा मेन अर्थ होगा कि यरूशलेम जो है वो दुनिया का एक हॉली पैलेस है, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है जो कि इन तीनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। इसलिए तीनों धर्म जो है वो अपने अपने तरीके से यहां पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले यहां पर लगभग कहते हैं 1000 साल तक यहूदियों का राज रहा इस जगह पर। कहां पर? यरूशलेम के आसपास। उसके बाद में जब एक धर्म युद्ध चलता है मध्यकाल में, तो मध्यकाल में जो धर्म युद्ध चला उसके बाद यहां पर ईसाइयों का राज स्थापित हुआ पहले, और फिर ईसाइयों से सत्ता चली गई मुस्लिम्स के हाथ में। तो मुस्लिमों के पास सत्ता आ गई और तीनों ने अपने अपने तरीके से यहां पर इस पर दावा प्रस्तुत किया। अब अगर हम चलें 19वीं शताब्दी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर, तो 19वीं शताब्दी के अंदर आप जाओगे तो जहां पर आज यरूशलेम है, एनसीईआरटी की तमाम बुक्स देखना, उस जगह पर एक देश था जिसका नाम फिलिस्तीन था। मतलब यहां पर जिस जगह आज आपको इजराइल दिखाई देगा, उस जगह पर पहले कौन सा देश यहां पर हुआ करता था? तो यहां पर फिलिस्तीन नाम से कंट्री था, वहां पर फिलिस्तीन नाम से था। और इस फिलिस्तीन की राजधानी जो थी वो बेसिकली यरूशलेम थी। तो एक मिनट के लिए आप ये मान लीजिए, ये आज जहां पर हमने देखा इजराइल, वहां पर जो देश था उसका नाम था फिलिस्तीन, और उस फिलिस्तीन की राजधानी थी यरूशलेम। और एक चीज का और ध्यान रखना कि हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं और वहां पढ़ते हैं कि तुर्की में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। कौन? खलीफा। तो उस समय जितने भी मुस्लिम देश हुआ करते थे 19वीं शताब्दी के अंदर, वे खलीफा से मान्यता प्राप्त करते थे। तो जाहिर सी बात है फिलिस्तीन का जो भी शासक रहा होगा उसने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की होगी कि हम यहाँ पे सत्ता स्थापित कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे फिरोज तुगलक ने सल्तनत काल में मान्यता प्राप्त की है, आपने पढ़ा होगा। तो फिलिस्तीन किसकी अधीनता को स्वीकार करता था? खलीफा की अधीनता को, लेकिन राजनीतिक आधार पे नहीं बल्कि आध्यात्मिक आधार पे, धार्मिक आधार पर वो उसको स्वीकार करता था। अब आप देखिए कि यह सत्य है कि दुनिया में वही देश अस्तित्व में रहे, दुनिया में वही धर्म अस्तित्व में रहे जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। वो चाहे बौद्ध धर्म हो, आप देखोगे आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है क्योंकि भारत में उसको संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका। बौद्ध धर्म आज श्रीलंका में, जापान में, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, चीन यहाँ पर है, लेकिन वहां पर उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे देश हैं। ऐसे ईसाई धर्म से रिलेटेड बहुत सारे, लगभग 55 देश ईसाई धर्म से संबंधित हैं। इसी प्रकार से 54 से 55 देश इस्लाम से भी संबंधित हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं था जो यहूदियों का हो।
इसलिए 19वीं शताब्दी के अंदर ये मांग चली। 19वीं शताब्दी के अंत में, कहते हैं 1897 में। और आप लोग ध्यान रखना, संख्या बल के आधार पर सबसे ज्यादा यहूदी जो है वो यूरोप के अंदर है। तो 19वीं शताब्दी में 1897 में एक मूवमेंट चला फ्रीडोर के द्वारा, और उस मूवमेंट को कहते हैं जियोनिज्म, और हिंदी में कहते हैं जियोनवादी आंदोलन। हिंदी में कहते हैं उसको जियोनवादी आंदोलन। ये मूवमेंट कब चला था? 1897 के अंदर जियोनिस्ट मूवमेंट चला। और इस जियोनिस्ट मूवमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक यहूदी देश तो होना चाहिए। मतलब ये जो 1897 में यूरोप में जो मूवमेंट चला, इस मूवमेंट का उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में कम से कम कहीं एक तो यहूदी राष्ट्र होना चाहिए, एक यहूदी राष्ट्र तो होना चाहिए। ये मूवमेंट चलता है बहुत लंबे समय तक। और उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो उसकी शुरुआत 1897 में जियोनवादी आंदोलन से हुई। आप ये मत सोचना कि जियोनवादी आंदोलन ने इजराइल की उत्पत्ति की। जैसे कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा था, जिनकी कविता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी कवि मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले कहा था कि उत्तर पश्चिम में एक पृथक राष्ट्र बन सकता है, और ध्यान रखना वहां पर पाकिस्तान बना। तो क्या हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का जन्मदाता कवि मोहम्मद इकबाल था? कवि मोहम्मद इकबाल जो था वो पाकिस्तान का जनक नहीं था। कम से कम ये बीज किसने बोया? तो हम कहेंगे कवि मोहम्मद इकबाल को याद किया जाएगा जब जब पाकिस्तान को याद किया जाएगा। ऐसे ही जब इजराइल की बात आएगी, इजराइल कैसे बना, तब किस मूवमेंट को याद किया जाएगा? तो उत्तर होगा 1897 की जियोनिस्ट मूवमेंट को, जो यूरोप में चला था। और यूरोप के यहूदियों ने यह कहा कि दुनिया में कहीं ना कहीं एक यहूदी राष्ट्र होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं एक यहूदी राष्ट्र होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसका दावा कहीं तो होगा। वो अंगुली पूरे वर्ल्ड में कहीं तो लगेगी। तो कहीं अगर लगेगी तो घूमते हुए कहां लगी? यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जो यहूदियों को धार्मिक आधार पर आकर्षित करती थी। और ऐसा माना भी जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले इस स्थान पर यहूदियों का वर्चस्व था। इसलिए इस जियोनवादी मूवमेंट के अंदर ये बात निकली कि अगर यहूदी राष्ट्र बन सकता है तो कहां बन सकता है? पश्चिमी एशिया में। और आप देखिए हैरत अंगेज बात क्या कि जिस समय ये मूवमेंट की बात हो रही है, उस समय पश्चिमी एशिया पूरी तरह से इस्लामिक क्षेत्र है। मतलब सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, मस्कत, ये सब उस समय इस्लामिक स्टेट के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं। फिलिस्तीन, जिसकी राजधानी यरूशलेम थी, वो भी एक इस्लामिक स्टेट था, और वो खलीफा के दिन का स्वीकार करता था। लेकिन यहां पर एक स्टेट होना चाहिए। ये कहां के लोग सोच रहे हैं? तो ये यूरोप के लोग सोच रहे हैं। और यूरोप में कौन? यहूदी। और कौन सा मूवमेंट? जियोनवादी आंदोलन 1897। उसके बाद हम आगे बढ़े। ये जियोनिस्ट मूवमेंट खत्म हो गया, ये आया गया हो गया, लेकिन एक घटनाक्रम होता है, और वो घटना हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये बेसिकली 1914 से 1918 के बीच में हुआ। और ये वार जो है बेसिकली मित्र राष्ट्रों और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ, जिन्हें कई जगह धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है। और मित्र राष्ट्र उस जमाने में थे ब्रिटेन और फ्रांस। मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन और फ्रांस, और सेंट्रल पावर में नाम था जर्मनी का, ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा जो देश था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा जो देश था वो था तुर्की। यहां पर देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का विदेश मंत्री था बेलफोर जो था वो ब्रिटेन का विदेश मंत्री था। और ध्यान रखना, ब्रिटिश विदेश मंत्री को इस बात का पता था कि एक मूवमेंट चल रहा है जिसका उद्देश्य जो है वो बेसिकली एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना करना है। ये उसको इस बात का पता था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व हो रहा था, तो उसी समय ऐसी स्थिति पैदा हुई
कि ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर पड़ने लगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर पड़ने लगे। जब ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर पड़ने लगे तो उसी समय ब्रिटेन का विदेश मंत्री एक घोषणा करता है कि यदि हम जीते, वो क्या कहता है कि यदि हम जीते तो एक अलग राष्ट्र की स्थापना कर दी जाएगी। ये बात जो है कौन कहता है? ये बात बेल्फोर कहता है। ब्रिटिश विदेश मंत्री बेल्फोर ने कहा कि यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतते हैं तो इस स्थिति में एक अलग यहूदी राष्ट्र की स्थापना कर दी जाएगी। आप रोचक बिंदु देखिए, यहां पर यहूदियों का कोई लेना देना नहीं है, कोई बीच में नहीं। लेकिन ब्रिटिश विदेश मंत्री ऐसी घोषणा क्यों कर रहा है? ब्रिटिश विदेश मंत्री ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जब उनकी स्थिति कमजोर हुई तो उसने घोषणा की कि यदि मित्र राष्ट्र चुनाव जीते तो इस युद्ध के बाद एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। ये बात कौन करता है? ब्रिटिश विदेश मंत्री बेल्फोर करता है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो है ये दावा करती है कि हम ऐसा करेंगे। और ध्यान रखना, दुनिया में आज जितने भी संकट हैं, वो चाहे उत्तरी आयरलैंड का संकट हो, चाहे सूडान का संकट हो, चाहे कश्मीर का संकट हो, ये सब के सब किसने पैदा किए? ब्रिटिश के द्वारा पैदा किए हुए हैं, क्योंकि वो समस्या छोड़ के गए। अब आप देखिए कि जैसे ही ब्रिटिश विदेश मंत्री ने घोषणा की कि एक अलग यहूदी राष्ट्र की स्थापना कर दी जाएगी, तो यूरोप के यहूदियों के अंदर मनोबल उनका मजबूत हुआ कि यार कम से कम ब्रिटिश सरकार कह रही है कि हम एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना कर देंगे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा, तो यूरोप के यहूदी एकजुट हुए और यूरोप के यहूदियों ने दुनिया में यहूदियों की सबसे मजबूत जो कम्युनिटी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जो सबसे इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है, वो अमेरिका के अंदर है। तो उन यूरोप के यहूदियों ने अमेरिकन यहूदियों से कहा, और अमेरिकन जो इकोनॉमिक लॉबी थी जिसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है उस समय भी और आज भी, उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि यहूदी राष्ट्र बन सके। तो उनका मदद क्या चाहिए? तो कहा ब्रिटेन की मदद कीजिए। कहते हैं कि अमेरिका, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन इस कारण से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। जब शामिल हुआ और कहीं ना कहीं जब मित्र राष्ट्र जीते तो उनकी जीत के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण यह भी था कि अमेरिका का सपोर्ट मिला। और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के भी कई कारण थे। उसमें से एक कारण यह भी था कि अमेरिका के जो यहूदी उद्योगपति थे उनका प्रेशर था कि आप युद्ध में शामिल होकर ब्रिटेन को जिताइए, और उन पर प्रेशर था यूरोप के यहूदियों का। और यूरोप के यहूदियों ने यह बात क्यों कही? क्योंकि ब्रिटिश विदेश मंत्री बेल्फोर ने बात कही थी। अब आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र जीत गए। ये बहुत बड़ी घटना है इतिहास की। मित्र राष्ट्र जीत गए तो हारे कौन? हारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। अब आप इसमें से तुर्की को पकड़ लीजिए। कौन हारा? टर्की चुनाव हार गया, सॉरी टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया। अब जब टर्की हार गया और टर्की के अंदर ही, आपको पता है मैंने खिलाफत आंदोलन पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आधुनिक भारत के इतिहास में, तुर्की का सबसे बड़ा राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था, और खलीफा की अधीनता को फिलिस्तीन स्वीकार करता था। अब अगर तुर्की को जुकाम होता है तो छींकें जरूर फिलिस्तीन को आएगी। और ध्यान रखना, वो खलीफा की अधीनता केवल इस आधार पर स्वीकार करते थे कि खलीफा हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता है, इस आधार पर वो उसकी बात को स्वीकार करते थे। लेकिन यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार गया। अब तुर्की के जो जो देश अधीनता स्वीकार करते थे, मतलब जो जो खलीफा, और खलीफा और तुर्की एक ही चीज है। खलीफा कौन है? तुर्की का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और पॉलिटिकल लीडर है। जब तुर्की हार गया तो वे तमाम क्षेत्र जो खलीफा की अधीनता स्वीकार करते थे उन पर गाज गिरेगी। अब ये सेम गाज गिरी कहां पर? फिलिस्तीन के ऊपर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सपोज कीजिए आप, ये था फिलिस्तीन
और फिलिस्तीन किसकी अधीनता को स्वीकार करता था? तो उत्तर होगा फिलिस्तीन तुर्की के खलीफा की अधीनता स्वीकार करता था। अब चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार गया, इसलिए वे तमाम देशों पर इंपैक्ट पड़ेगा जो तुर्की की अधीनता को स्वीकार करते थे। अब आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1920 में एक संगठन बना जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ को हम कहते हैं इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन जो है ये 1920 में बना था। अब यहां पर जिस समय ये हार रहा है, उस समय ब्रिटेन फ्रांस क्या थे? तो ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें थी जिनके जगह जगह पर बड़े बड़े साम्राज्य थे। जैसे भारत उनका उपनिवेश था, ऑस्ट्रेलिया उनका उपनिवेश था, कनाडा उनका उपनिवेश था, ये सब के सब उनके उपनिवेश थे। तो जब राष्ट्र संघ में इन्होंने एक तोड़ निकाला कि यार इसको उपनिवेश बनाएं क्या? किसको? फिलिस्तीन को। मित्र राष्ट्रों ने सोचा। तो चूंकि उस समय उपनिवेश जितने भी थे वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उपनिवेश बनाने का तो वक्त चला गया, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला राष्ट्र संघ के माध्यम से। उस व्यवस्था को हम कहते हैं मैंडेट सिस्टम, उसे हम कहते हैं मैंडेट व्यवस्था। इसके डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैंडेट सिस्टम किसके अधीन था? राष्ट्र संघ के। और आज आपको पता है इसी प्रकार का एक व्यवस्था बनी हुई यूनाइटेड नेशन में, जिसको हम कहते हैं न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसको आज कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। उस समय उसको क्या कहते थे? मैंडेट व्यवस्था। ये मैंडेट व्यवस्था क्या थी कि वे देश जो किसी और की अधीनता को स्वीकार करते हैं, और जाहिर सी बात है जो दूसरों की अधीनता स्वीकार करते हैं, इसका मतलब उनमें शासन चलाने की कला नहीं आती है, शासन करने की कला उनके पास नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि वे देश जो किसी और की अधीनता स्वीकार करते हैं, जब तक उनमें शासन करने की कला नहीं आती है, तब तक उन्हें मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत किसके पास रखा जाएगा? राष्ट्र संघ के पास रखा जाएगा। तो यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ने मिलकर आपस में बांट लिया, किसने किसी को ले लिया, किसने किसी को ले लिया। तो यहां पर जो फिलिस्तीन था ये किसकी अधीनता स्वीकार करता था? तुर्की की। और तुर्की की अधीनता स्वीकार करता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको शासन चलाने की कला नहीं है। जब शासन चलाने की कला नहीं है तो फिलिस्तीन को किसके तहत रख दिया गया? मैंडेट व्यवस्था के तहत किसके अधीन रख दिया गया? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन के अधीन कर दिया गया। और जाहिर सी बात है लीग ऑफ नेशन थोड़ी चलाएगी। लीग ऑफ नेशन ने मैंडेट व्यवस्था के तहत फिलिस्तीन को किस देश को सौंप दिया कि आप इसे अपने पास रखिए, और जब तक इस क्षेत्र के लोगों को शासन करना नहीं आता है तब तक आपके अधीन रहेगा। जिस दिन शासन करना आ जाएगा उस दिन छोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना, नाम मैंडेट व्यवस्था जरूर है, लेकिन यह भी एक प्रकार का औपनिवेशिकरण ही था। कुल मिला के आप ये कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हारा और गाज गिरी किसके ऊपर? फिलिस्तीन के ऊपर। और इसी फिलिस्तीन की राजधानी क्या थी? यरूशलेम। और यरूशलेम पर अपना दावा कौन करते थे? तो यहूदी। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और मैंडेट व्यवस्था के तहत फिलिस्तीन को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। और जैसे सौंपा उसके बाद यहूदियों ने ब्रिटेन से कहा, बताइए हमारा देश हमें कब मिलेगा? तो ब्रिटेन ने कहा अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है, इस समय हम आपको यहूदी राष्ट्र नहीं दे सकते। लेकिन ब्रिटेन पे इतना ज्यादा प्रेशर था तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, आपको हम देश नहीं देंगे, लेकिन आप जो है यहां पर बसना शुरू कीजिए। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी संख्या में यहूदी बसने लगे। तब आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए यहूदी यहां कर आकर बसे, यहूदी इस क्षेत्र में आके बसते हैं। पहले यहूदियों की संख्या, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यहां पर यहूदियों की संख्या आटे में नमक के बराबर थी। लेकिन जब ब्रिटेन के अधीन ये मैंडेट सिस्टम के तहत आ गया तो बड़ी संख्या में दुनिया भर से आकर यहूदी इस क्षेत्र में बसने लगे। जब यहूदी बसने लगे इस क्षेत्र में
तो जाहिर सी बात है एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया धर्म के आधार पर। कैसे कि जो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग थे वो कौन हैं, तो बेसिकली अरब लोग हैं। और अरब लोग कौन सी भाषा किस धर्म से हैं, तो उत्तर होगा इस्लाम। जब यहां पे लोग बसने लगे फिलिस्तीन के अंदर, तो इस्लाम वर्सेज यहूदियों के मध्य सांप्रदायिक झगड़े 1920 के बाद बहुत तेज गति से हुए। मतलब आप देखिए कि ब्रिटेन ने यहाँ पर फूट डालो और राजगृह की नीति के तहत अपना शासन करना शुरू कर दिया। और जब ब्रिटेन ने अपना यहाँ पर शासन शुरू कर दिया तो इसी बीच में यहाँ पर भयंकर झगड़े होने लगे। किसके बीच में? इस्लाम वर्सेज यहूदियों के बीच में। उन झगड़ों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं था और इन दोनों कम्युनिटीज को ब्रिटेन ने खूब लड़ाया, जैसे भारत में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। और फूट डालो और राजगृह की नीति के तहत 1920 से लेकर के और लगभग 28 साल तक ये पूरा क्षेत्र जो था, जिसको हम फिलिस्तीन कहते हैं, ये ब्रिटेन के पास में था। और ब्रिटेन ने यहां पर लोगों को बसाना शुरू कर दिया और उनके बीच कन्फ्लिक्ट होता गया। लेकिन फिलिस्तीन की सत्ता अब भी इस्लामिक लोगों के पास में थी। अब आप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक घटना होगी और वो घटना क्या थी? वो घटना है और बड़ी घटना है, वो है 1939 से लेकर 1945, 1939 से लेकर 1945। और क्या हुआ था? तो इस अवधि में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? तो होगा मित्र राष्ट्रों, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब एक साइड में थे। हालांकि बाद में आते हैं यूएसएसआर, लेकिन जस्ट मैंने लिख दिया है। और इस साइड थे जर्मनी, जापान और इटली। इनको हम कहते हैं धुरी राष्ट्र, एक्सिस कंट्री। और जर्मनी का शासक कौन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? तो जर्मनी का चांसलर था हिटलर। आप थोड़ा सा याद कीजिए कि हिटलर कब बना था। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। देखो, अब हिटलर जो है जर्मन साम्राज्यवाद की बात कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, कि हमारे साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। जर्मनी जितना मिला हुआ है जर्मन वासियों को बहुत कम है। जब ऐसी बात होने लगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया था, तो आप एक चीज का याद रखना कि हिटलर अपने देश में सबसे बड़ा दुश्मन अपने देश के नागरिकों को मानता था। मतलब हिटलर अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने देश में मानता था और वो अपना दुश्मन सबसे बड़ा यहूदियों को मानता था। देखिए आप, मतलब यहूदी इसलिए कहते हैं फासिस्टवादी, जहां पर देश सब कुछ हो, नागरिक का कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको कहते हैं फासिस्ट कंट्रीज। और ये जो हिटलर था वो एक फासिस्ट चांसलर था। अब आपको शायद जान के अचंभा हो, एनसीईआरटी लिखती है कि हिटलर ने एक बहुत बड़ा हॉलोकास्ट किया। इतिहास में उसे हॉलोकास्ट कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा यहूदी नरसंहार हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ समय बाद ही। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है उसके शुरू होने के कुछ समय बाद ही। और उस हॉलोकास्ट में, उस नरसंहार में 42 लाख यहूदी मारे गए। यह संख्या मैंने नहीं चुनी, ये संख्या एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और 42 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डाल डाल के मार दिया गया। और यहूदी जो थे वो यूरोप में माइनॉरिटी के अंदर थे, अल्पसंख्यक थे। जब इस प्रकार से यहूदियों को मारा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है, तो उस समय यह बात तय हो गई कि हमें इसलिए मारा जा रहा है कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए नहीं, बल्कि आज हमारा कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे बारे में चिंता कर सके, क्योंकि दुनिया में कोई यहूदी राष्ट्र नहीं है। इसलिए यहूदियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तय कर लिया कि अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब अब भी अगर हमारा राष्ट्र नहीं बना
तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। और ध्यान रखना, इन जो फासिस्ट पावर्स थी, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो जर्मनी, चाहे वो ब्रिटेन का चर्चिल हो, चाहे फ्रांस का क्लीमेंस हो, उन्हें धर्म, उनको निजी जीवन में उनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने धर्म के आधार पे लोगों को जबरदस्त लड़वाया ताकि वो शासन कर सके। तो जब 42 लाख लोग यहूदी मारे गए यूरोप में, ये आंकड़ा कम हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अगर 10 लाख भी थे तो ये बहुत ज्यादा था। एनसीईआरटी कहती है 42 लाख की। 42 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया। तो पूरी दुनिया के यहूदियों के पास मैसेज गया कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी समय फिलिस्तीन के अंदर यहूदी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और कहते हैं कि जब ये शुरू हुआ, और चूंकि ये जो फिलिस्तीन क्षेत्र था किसके पास में था, उत्तर होगा ये ब्रिटेन का मैंडेट क्षेत्र था, जो राष्ट्रसंघ के माध्यम से ब्रिटेन को सौंपा गया था। जब ऐसा हुआ तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में फिलिस्तीन में बहुत बड़ी संख्या में दंगे हुए और लोग मारे गए। जब लोग मारे गए तो यहूदियों के अंदर ये तय हो गया कि अब हमारा देश होना बहुत जरूरी है। तो यहीं पर आप लोग देखना कि ब्रिटेन जिस समय 1939 से 1945 के बीच में यूरोप में यहूदी मारे गए और फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों और इस्लाम के बीच जो संघर्ष चला, उसके बीच में आप देखिए यहां पर ये फिलिस्तीन था और ये फिलिस्तीन किसका मैंडेट राज्य था? ये बेसिकली मैंडेट राज्य था ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के पास में कब आया ये? तो 1920 से 1944 तक। अब आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कौन आ गया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आ गया यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। और जब संयुक्त राष्ट्र आ गया तो इस मैंडेट स्टेटस को ब्रिटेन इसको यूनाइटेड नेशन में ले गया कि संयुक्त राष्ट्र इसका फैसला करे कि यहां पर क्या होना चाहिए। यह घटनाक्रम है 1945 का। 1945 का घटनाक्रम है और कहते हैं कि 1947 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन के अंदर इक्वल डिवीजन के आधार पर, टू नेशन थ्योरी के आधार पर, जहां पर फिलिस्तीन था वहां पर 2 राष्ट्रों की संकल्पना की गई। 2 राष्ट्रों की संकल्पना की गई। कब? यूएन रेजोल्यूशन के माध्यम से 1947 के अंदर। मतलब इस क्षेत्र में 2 बनेंगे और यह भी कहा गया कि पश्चिमी यरूशलेम जो है वो यहूदियों के पास में चला जाएगा, पूर्वी यरूशलेम जो है वो फिलिस्तीनियों को दे दिया जाएगा। अब यूनाइटेड नेशन ने जो कहा वो एग्जिस्टेंस में आता उससे पहले 1948 में, 1948 में यहां पर जो यहूदी थे, कहां पर? फिलिस्तीन में, उनको ब्रिटेन और अमेरिका का जबरदस्त सपोर्ट मिला। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 नई शक्तियां इमर्ज हुई, जिसमें एक था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया और सपोर्ट मिलते ही यहां पर एक देश बना जिसको हम कहते हैं इजराइल। मतलब इजराइल कहां पर अस्तित्व में आया? तो इजराइल उस भौगोलिक क्षेत्र में अस्तित्व में आया है जहां पहले कौन सा क्षेत्र था? फिलिस्तीन। जब फिलिस्तीन यहां पर था तो यहां जाहिर सी बात है कि यहां के लोगों में संघर्ष होगा, लेकिन सत्ता जो है वो इजराइल के लोगों के हाथ में, मतलब यहूदियों के हाथ में। और यहूदियों को उस समय की 2 बड़ी शक्तियों का सपोर्ट मिला हुआ है और वो 2 बड़ी शक्तियां हैं अमेरिका और ब्रिटेन। और 1948 में अमेरिका ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी। मतलब इजराइल जो नक्शे में अस्तित्व में आया है वो किस तिथि से आया है? 1948 से। 1948 से पहले वहां कौन था? तो फिलिस्तीन था। हाँ, यहूदी थे जरूर, लेकिन उनका राष्ट्र उस समय नहीं था। तो कब था? हाँ, यह हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले वहां पर उनका राज्य रहा हो, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये हुआ तो यहां पर जो
यहूदी और इस्लाम था, उसके बीच में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। ये मान लीजिए यहूदी है और ये बेसिकली आप फिलिस्तीनी, और फिलिस्तीनियों का धर्म कौन सा है? इस्लाम है, तो ये फिलिस्तीनी है। और जाहिर सी बात है, जब सत्ता यहूदियों के हाथ में होगी तो पावरफुल यहूदी होंगे। तो जब इनके साथ मारपीट हुई, दंगे हुए, तो बहुत बड़ी संख्या में यहूदी यहां से भाग करके, फिलिस्तीनी यहां से भाग करके, और ये आ गए सबके सब, बहुत बड़ी संख्या में जो यहूदी जो फिलिस्तीनी हैं वो यहां पर आ गए, यहां पे आके। आपको अक्सर देश के बाहर, यस देश के बाहर, और ये कौन थे? तो ये थे फिलिस्तीनी शरणार्थी। इन्हीं को हम कहते हैं फिलिस्तीनी शरणार्थी। मतलब वो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, और वो कहां पर थे? जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, इजिप्ट के अंदर। अब 1948 में जैसे इजराइल बना, तो उसके बाद ब्रिटेन इस क्षेत्र को छोड़ के भाग गया। ठीक वैसे भागा जैसे भारत को छोड़ के भागा, और पीछे से दो देश उनके आंखों के सामने बने, भारत और पाकिस्तान। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन एक यहां पर क्रिएट की गई। किसके द्वारा? फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अन्यथा वो शांतिपूर्ण तरीके से भी यहां पर कोई रेजोल्यूशन निकाल सकते थे। अब जब यहां ऐसा हुआ, तो फिलिस्तीन तो नहीं है, आज भी ध्यान रखना, फिलिस्तीन मैप पर नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनी जरूर है। और जब तक फिलिस्तीनी है, तब तक वो अपने राष्ट्र की मांग करते रहेंगे। ये किसका कहना है? फिलिस्तीनियों का। आप लोग ध्यान रखना कि 1948 में इजराइल कहां बना? तो इजराइल जो बनता है वो बेसिकली अरब प्रायद्वीप में बना, और अरब प्रायद्वीप इस्लाम का गढ़ है, इस्लामिक स्टेट का। और इस्लामिक गढ़ के नाक के नीचे एक छोटा सा देश जहां पर फिलिस्तीन था, वहां पर इजराइल बना। तो आप मुझे बताइए, क्या अन्य इस्लामिक राष्ट्र क्या इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि उनकी जगह पर कोई, उनके फिलिस्तीन की जगह पर कोई नया राष्ट्र बन गया? इसलिए फिलिस्तीन की रक्षा के लिए इस जगह के, इस क्षेत्र के आसपास जितने भी देश थे वो एकजुट हो गए। कौन? जैसे सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सब के सब देश एकजुट हुए, और इसको हम कहते हैं अरब। एक साथ क्या कहेंगे उसको? अरब। अरब कौन है? अरब भाषा का नाम है, और देश इस्लामिक है। और वो इस्लामिक देश किसके लिए लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन के लिए। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर 4 युद्ध हुए। किसके बीच में? तो ये उत्तर होगा अरब वर्सेज इजराइल के बीच में। अब तक कितने वार हुए? तो अब तक 4 युद्ध हुए। जो सबसे पहला युद्ध हुआ वो हुआ 1948 के अंदर। जैसे ही फिलिस्तीन की जगह पर एक नया देश बना, उसके तुरंत बाद में यहां पर एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं फर्स्ट अरब इजराइल वार। और जो पहला युद्ध था, पहला युद्ध, ये पहला युद्ध किसने जीता? इजराइल ने। और ध्यान रखना, इजराइल इन सब की तुलना में कम से कम 15 गुना छोटा था। मैं तो कह सकता हूं कि 20 गुना छोटा था। और इस छोटे से इजराइल ने 6 इस्लामिक देशों जो एक साथ आ गए थे उनको हरा दिया। जब इसका मतलब तो इजराइल बहुत बड़ी ताकत था? नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि इजराइल के पीछे कौन खड़ा था? तो उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया इजराइल का। और अमेरिका क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि अमेरिका की जो यहूदी लॉबी है वो सपोर्ट करेगी यूएस को कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। तो फर्स्ट जो वार था, पहला युद्ध अरब इजराइल, किसने जीता? इजराइल ने। सेकेंड वार हुआ 1956 में, और 1956 में किसको लेकर हुआ? तो स्वेज नहर को लेकर। स्वेज नहर जो मिस्र की थी, वो उस समय ब्रिटेन के पास में थी, और ब्रिटेन से उसको लेकर के और मिस्र ने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया था। मतलब कुल मिलाकर झगड़ा तो पहले से था इस क्षेत्र में। और जैसे स्वेज नहर पर
जो वास्तव में मिस्र की थी, इजिप्ट की थी, और उस पर जब इजिप्ट ने अपना पूरा नियंत्रण किया तो इससे ब्रिटेन नाराज हुआ और फिर सेकंड अरब इजराइल वॉर हो गया। कब? 1956 में। तो दूसरा युद्ध हुआ और इस दूसरे युद्ध में भी कौन जीता? तो उत्तर होगा इजराइल। उसके बाद तीसरा 1967 को तीसरा अरब इजराइल वार हुआ और इसके अंदर भी, तीसरे वार के अंदर भी बेसिकली इजराइल जीतता है, क्योंकि इजराइल को किसका सपोर्ट प्राप्त था? तो उत्तर होगा अमेरिका का। मतलब 3 वार इजराइल जीतता है और तीनों वार के अंदर इजराइल ने क्या किया कि जब जब युद्ध जीता तब तब इजराइल ने इन अरब क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों को अपना नियंत्रण में ले लिया। जैसे इजिप्ट से सिनाई प्रायद्वीप ले लिया। कल को जब बातचीत होगी तो इजराइल कहेगा कि बीच में मत आना, नहीं तो सिनाई प्रायद्वीप कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। फिर कह दिया सीरिया को कि गोलन की पहाड़ी हमारे पास में, बीच में मत आना। मतलब तीनों युद्ध के दौरान इजराइल ने इन अरब क्षेत्रों के कोई ना कोई क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब कोई ना कोई क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो अब भविष्य में इजराइल इन बाकी देशों के साथ बार्गेनिंग करेगा। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और सुनो कि चौथा अरब इजराइल हुआ 1973 में। ये चौथा युद्ध था किसके बीच में? तो अरबों में और इजराइल के बीच में। फोर्थ वार हुआ। पहला 1948, दूसरा 1956, तीसरा 67 और चौथा जो है 1973। अब 1973 में जो चौथा अरब इजराइल युद्ध हुआ, उस अरब इजराइल युद्ध में जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ तो फिर खड़ा था कौन? अमेरिका। इसलिए इजराइल कॉन्फिडेंट था। अरबों ने इस बार दिमाग लगाया और अरबों ने सोचा कि इस समय, आपको पता है कि 1973 के समय शीत युद्ध, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। और कोल्ड वॉर किसके बीच में था? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। और जाहिर सी बात है, जब अमेरिका इजराइल के पक्ष में था तो अरब देश किसके पास जाएंगे? तो अरब देश गए यूएसएसआर के पास और यूएसएसआर से जाके ये कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम हर बार एक छोटे से देश इजराइल से हार जाते हैं। और हम इजराइल से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि इजराइल के पक्ष में कौन खड़ा हुआ है? तो इजराइल के पक्ष में अमेरिका खड़ा हुआ है, इसलिए हम हार जाते हैं। इसलिए इस बार जो वार है उसमें आप हमारे साथ में आइए। ये बात किसने कही? सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब देशों ने सोवियत संघ से कही, जिसका आज नाम रूस है, रशिया है। तो आपको पता है यूएसएसआर ने क्या कहा? यूएसएसआर ने बड़ी बात कही जो नाना पाटेकर ने एक मूवी में कही थी कि उठा पत्थर दे मार। मतलब यूएसएसआर ने कहा, अरे बेवकूफों, अरब देशों से कहा, अरे बेवकूफों, आपको हमारे पास आने की कहां आवश्यकता पड़ गई? तुम्हारे पास खुद के पास इतना बड़ा हथियार है कि तुम चाहो तो 2 मिनट के अंदर अमेरिका की बोलती को बंद कर सकते हो। तो कैसे? यूएसएसआर ने इशारा किया और जैसे यूएसएसआर ने इशारा किया, उसी इशारे के साथ अरब देशों ने उस समय तेल की सप्लाई को बंद कर दिया। क्योंकि तेल सबसे ज्यादा कहां से जाता था? तो अरब रीजन से पूरी दुनिया में जाता था। जैसे अरबों ने तेल की सप्लाई को बंद किया, वैसे पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया, ऑयल क्राइसिस पैदा हो गया। और उस ऑयल क्राइसिस का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो देश थे 2, जापान और अमेरिका। इसलिए आपको पता होगा, इसी 1973 के बाद इस प्रकार के तेल संकट का या वैश्विक संकटों का सामना करने के लिए 1975 में एक संगठन बना, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? वो बना था G5 के नाम से, लेकिन आज हम उसे G7 कहते हैं। और मैंने यहां बताया था कि G7 का उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों का सामना करना। वो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई, 1975 के अंदर हुई। और इसी के साथ अमेरिका ने युद्ध को रुकवा दिया कि युद्ध के माध्यम से कभी परिणाम नहीं निकलते हैं, आप युद्ध बंद कीजिए, हम बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालेंगे।
वही अमेरिका जिसने 3 बार युद्ध किया, 3 बार सहयोग किया। जब उसको खुद को आर्थिक चोट पहुंची तो कभी उसके बाद 73 के बाद कभी अरबों और इजराइल के बीच में युद्ध ही नहीं हुआ। आप देखिए, और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका को इस बात का पता लग गया कि जब जब इजराइल के साथ संघर्ष होगा तब तब अरब देश तेल की सप्लाई को बंद कर देंगे, और अगर तेल की सप्लाई बंद हुई तो सबसे अधिक नुकसान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को होगा। इसलिए 1973 के बाद में अभी तक अरबों में और इजराइल के बीच में वार नहीं हुआ है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका तो आपने स्क्रीनशॉट्स कर लिया होगा। तो अब आप उसके बाद देखिए कि 4 अरब इजराइल युद्धों के बाद इजराइल और अरबों के बीच में अमेरिका ने कभी युद्ध नहीं होने दिया। लेकिन जो समस्या थी, जो जहां थी वहीं की वहीं थी। मतलब फिलिस्तीनी अब भी अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे थे और इजराइल एक एस्टैब्लिश कंट्री बन गया। अब आप देखिए, जो फिलिस्तीन के अंदर थे वो भी, और जो फिलिस्तीन के बाहर थे। और वो किस रूप में बाहर थे? तो वो बेसिकली शरणार्थियों के रूप में बाहर थे। वो अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करने लगे। तो आप यहां पर देखिए, बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी फिलिस्तीन के बाहर थे। इन्हीं में से कुछ लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसमें से एक बड़ा नाम आता है, आपको याद रखना है। वो नाम क्या था? वो नाम था यासिर अराफात। वो नाम कौन सा था? यासिर अराफात। यासिर अराफात कौन था? तो यासिर अराफात बेसिकली फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा नेता था, जिसे फिलिस्तीन का संस्थापक भी कहा जाता है। फिलिस्तीनी लीडर था कौन? यासिर अराफात। और उसने फिलिस्तीनियों के हक में एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया जिसकी स्थापना उसने 1963-64 में की। 63-64 इम्प्लीमेंटेशन, उसका नाम था PLO। तो आप इसका नाम याद रखेंगे। यासिर अराफात ने किस मूवमेंट की स्थापना की? तो उत्तर होगा 1963-64 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की किसने? यासिर अराफात ने। और यासिर अराफात ने इसको आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, और उस राजनीतिक दल का नाम था अल फतह। उस राजनीतिक दल का नाम क्या था? उस राजनीतिक दल का नाम था अल फतह। मतलब अल फतह एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उस अल फतह ने जो मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? उसका नाम होगा फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन। और आप देखिए, यासिर अराफात ने जब ये मूवमेंट चलाया फिलिस्तीनियों के लिए, तो जहां जहां पर फिलिस्तीनी थे वो सब इसके पक्ष में हो गए। इवन अरब जगत ने पूरा सपोर्ट किया यासिर अराफात को। इसलिए यासिर अराफात फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया, और पूरी दुनिया में जहां यासिर अराफात जाता उसे एज ए प्रेसिडेंट वो देश सलामी देता। लेकिन यहां पर रोचक बिंदु यह है कि फिलिस्तीन का राष्ट्रपति माना जाता था यासिर अराफात, और 1971-72-73 के आसपास आते आते तो PLO इतना फेमस हो गया जिसका मुख्यालय ट्यूनीशिया में हुआ करता था, ट्यूनिस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। वहां से संचालित होता था यासिर अराफात। और आप देखिए, फिलिस्तीनियों के पास न तो उनका देश था, न उनके पास सेना थी, न संगठन था, लेकिन फिलिस्तीनियों के 1973 में 1973 के अंदर PLO को एज ए कंट्री नेम के अंदर मेंबरशिप दे दी गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष देशों ने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और जिस समय पूरे दुनिया में इजराइल के 15 से 20 दूतावास थे, जबकि इजराइल देश था 1948 से, उसके 15 से 20 दूतावास थे, उस समय PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फिलिस्तीन का प्रतीक था, जिसका राष्ट्रपति एक प्रकार से यासिर अराफात माना जाता था नहीं, क्योंकि उसको एज ए प्रतीक माना गया, उसके पूरी दुनिया में कहते हैं 110 से ज्यादा एम्बेसी थी। बहुत रोचक कि मतलब जो फिलिस्तीन देश नहीं है,
उस बिना देश की हर जगह दुनिया में एम्बेसी थी, भारत के अंदर भी एम्बेसी थी। और सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात कि 1948 में जब इजराइल बना तब भारत ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। भारत ने जो सर्टिफाइड किया वो बाद में किया है। इवन आपको पता होगा 1992 तक, 1992 तक भारत ने इजराइल के साथ रिलेशन ही नहीं रखे, बल्कि भारत जिस मंच पर बैठता उस मंच से कहता कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर भारत ने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया? तो इसके 3 कारण थे। मतलब भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा फिलिस्तीन के साथ रखा 1992 तक। तो आपके दिमाग में तो बात आएगी कि सर ऐसी क्या मजबूरी थी? तो मजबूरी नंबर 1 तेल। हमारे पास उस समय तेल जो था 1990 तक हम तेल के लिए पूरी तरह से अरब देशों पर निर्भर थे और अरब देश अपना दुश्मन मानते थे इजराइल को। इसलिए भारत ने अरब देशों के साथ दोस्ती करना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित जो थे वो अरबों से पूरे हो रहे थे। पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु जो था, सेकंड पॉइंट जो था, वो था कि अरब जगत में उस जमाने के अंदर भी कम से कम 50 लाख एनआरआई जो है वो भारतीय अरब जगत में थे। और यदि भारत इजराइल के साथ संबंध स्थापित करता तो अरब देश भारत पर कार्रवाई कर सकते थे। और थर्ड, पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस भी करना जरूरी था, अन्यथा भारत का जो चेहरा पूरी दुनिया के सामने जाता उसे पाकिस्तान धार्मिक रूप से ले सकता था। इसलिए हमने फिलिस्तीन का हर मंच पर, और साथ ही साथ वास्तविकता के अंदर भी भारत की भावनाएं फिलिस्तीन के साथ जुड़ी हुई थी कि हाँ वास्तव में इनसे इनका राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं इनको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है कि हमारी संवेदनाओं से कुछ नहीं होगा, अरब देशों की संवेदनाओं से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि 1990 का वक्त एक ऐसा वक्त था कि इसमें होगा वही जो अमेरिका चाहेगा। और अमेरिका किसके साथ में था? इजराइल के साथ में था। और अमेरिका आज भी इजराइल के साथ में है, इसलिए फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं है। लेकिन आप देखिए वक्त बदला जरूर, और वक्त ज्यादा कब बदला? तो उस घटना को मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप देखिए जो मैंने यहां पर ये दिखा रखे फिलिस्तीनी शरणार्थी। अब एक घटना हुई। घटना क्या थी? आपने नाम सुना होगा सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति था, और सद्दाम हुसैन ने जब वो राष्ट्रपति था तो उसने आसपास के सब देशों से दुश्मनी दे रखी थी, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे कुवैत हो। अब उसने क्या किया 1990 के अंदर, 1990 के दशक में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पे हमला किया। यह आपने सुना भी होगा, इराक किस देश पे हमला करता है? कुवैत पर। 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला किया, और इराक ने कुवैत पर न केवल हमला किया बल्कि हमला करने के बाद कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। जब उसने इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया, और ध्यान रखना इराक का राष्ट्रपति उसमें था सद्दाम हुसैन, और अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश सीनियर, जो इस जॉर्ज बुश का फादर था, अभी उसकी डेथ हुई। जॉर्ज बुश सीनियर था। जॉर्ज बुश सीनियर और सद्दाम हुसैन के बीच में बनती नहीं थी। आप एक छोटे से एग्जाम्पल समझ सकते हो कि सद्दाम हुसैन इतना कट्टर था उसके प्रति कि सद्दाम हुसैन का जो महल था, उस महल का जो बरामदा था, उस बरामदे का जो चौक था, उस चौक में उसने बहुत बड़ी फोटो जॉर्ज बुश के लगा रखी थी, और डेली सुबह शाम उस पर चलता था। डेली उस पर वो चलता था। किसके ऊपर? जॉर्ज बुश की फोटो के ऊपर। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इराक और अमेरिका में तनातनी कितनी थी। और जैसे ही इराक ने कुवैत पे हमला किया तो इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को बेचैनी हुई तो वो हुई किसको? अमेरिका को। तो जाहिर सी बात है इराक की आसपास के देशों से नहीं बनती थी, सऊदी अरब से, ईरान से, कतर से, किसी से नहीं बनती थी। मतलब जब इराक पर संकट आएगा तब बचाने कोई नहीं आएगा। अब अमेरिका भागा भागा आया सऊदी अरब, और अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा, और सऊदी अरब में सभी मुस्लिम देश
इकट्ठे हुए और अमेरिका ने उनसे कहा कि एक इराक ने अकेले कुवैत पर हमला करके उसको अपने नियंत्रण में कर लिया है। ये कुवैत पर हमला करना मानवता पर हमला करना है, इसलिए हम सबको मिलकर कुवैत को बचाना होगा। यह बात किसने कही? अमेरिका ने कही। किस मुद्दे पर? जब इराक ने कुवैत पर हमला करके कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुवैत भी काफी रिच है तेल कुओं के अंदर। तो जब ऐसी घटना हुई तो वहां एक किसी देश का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, इस्लामिक देश का, वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सर, इराक ने कुवैत पे हमला किया, ये मानवता पर हमला है आपकी नजर में। और 1948 में जब इजराइल ने जो कुछ किया और 4 युद्धों में आपने जो कुछ किया और आज लाखों फिलिस्तीनी यहां पर भटक रहे हैं, ये क्या मानवता नहीं है? अरे मानवता के रखवाले, आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, पहले इनकी बात तो सुनिए। आपने कभी इन पर ध्यान तक नहीं दिया और आपने हमेशा अपना झंडा इजराइल के साथ रखा। आप किस मुंह से यह बात कर रहे हो? कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्या इस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से इस्लामिक देशों ने जवाब दिया है, जबकि जितना अमेरिका इराक को दुश्मन मानता था, उससे ज्यादा दुश्मन तो वे इस्लामिक राष्ट्र इराक को मानते थे। लेकिन वे सब के सब एक मुद्दे पर अमेरिका से नाराज थे और मुद्दा था इजराइल का, इजराइल फिलिस्तीन का। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका वापस अपने देश में गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश वापस गए। उन्होंने अमेरिकी पार्लियामेंट को ये बात बताई कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करना होगा। और इसके तहत वे वापस आया और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में चेंज हुआ और अमेरिका ने वापस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। 1 महीना आप इराक के खिलाफ मेरा साथ दीजिए। 30 दिन के बाद का वक्त आपका होगा। मतलब अमेरिका ने घोषणा कर दी कि अब वो मिडिल ईस्ट पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। जैसे हुआ, 1 महीने बाद अमेरिका और खाड़ी देशों ने एक साथ लड़के इराक को पराजित कर दिया, कुवैत को आजाद कर दिया। और कुवैत को आजाद होने के बाद इराक ने कुवैत पे जो हमला किया वो एक प्रकार का अभिशाप था, लेकिन ये फिलिस्तीन के लिए वरदान साबित हो गया। और जब फिलिस्तीन के लिए वरदान साबित हुआ तो यहां से शांति प्रक्रियाएं बहुत तेज गति से बढ़ी। और इन्हीं शांति प्रक्रियाओं के बीच 1993 का अमेरिका सुपर पावर था। और चूंकि उस समय यूएसएसआर का भी विघटन हो चुका था, इसलिए यूएसएसआर के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र सुपर पावर था और उसने पूरे समझौते की ताकत झोंक दी। और यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम इतिहास में ओस्लो एग्रीमेंट कहते हैं। उसी को हम कहते हैं ओस्लो समझौता। और ओस्लो आपको पता है कि नॉर्वे की राजधानी है। जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में इजराइल की तरफ से थे इत्जाक रॉबिन, ये इजराइल का प्रधानमंत्री था। और विदेश मंत्री था सिमोन पेरेज। और फिलिस्तीन का राष्ट्रपति था यासिर अराफात। ये फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट था, यासिर अराफात। अब जैसे ही ये समझौता हुआ, इस समझौते में तय हुआ कि वर्ष 2001 तक एक पृथक फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना कर दी जाएगी। ये किस में तय हुआ? ओस्लो एग्रीमेंट में तय हुआ। कब? 1993 में। देखो, न अभी देश बना है, लेकिन पहली बार एक मंच पर आकर इजराइल और फिलिस्तीन ने कम से कम समझौता तो कर लिया। और इजराइल की ओर से उसके प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन और विदेश मंत्री थे, जबकि फिलिस्तीन की ओर से उसका रिप्रेजेंटेटिव थे पीएलओ के यासिर अराफात। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था
और पूरी दुनिया ने इस एग्रीमेंट का स्वागत किया। और आपको शायद जानकर बहुत ज़्यादा अचंभा हो कि 1994 का शांति का नोबेल पुरस्कार इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया, इत्जाक रबिन, सिमोन पेरेज और यासिर अराफात को। अब आप देखिए, जब ये समझौता हो गया तब उसी के बाद अमेरिकी प्रेशर के अंदर ये कहा गया कि जो जहां जहां पर फिलिस्तीनी बहुसंख्यक है उनके लिए उनकी बस्तियां खाली कराई जाए, वहां से यहूदी खाली करें और उसको फिलिस्तीनी को दे। तो ध्यान रखना, जहां जहां पर फिलिस्तीनी बहुसंख्यक थे वो क्षेत्र उनको दिए गए। और ये क्षेत्र था गाजा पट्टी और ये था पश्चिमी तट। इसलिए आपको पता होगा 2001 के बाद ये बना पीए, फिलिस्तीन ऑथोरिटी, सॉरी ओस्लो समझौते के बाद बना फिलिस्तीन ऑथोरिटी पीए। और पीए मतलब फिलिस्तीन नहीं है, फिलिस्तीन ऑथोरिटी बनी, अभी देश तो बना ही नहीं। और उस पीए का मतलब होगा वो दो क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, गाजा पट्टी प्लस पश्चिमी तट। मतलब ये दो क्षेत्र देख रहे हो आप, 1 और 2, ये दोनों क्षेत्र मिलाकर क्या कहलाते हैं, फिलिस्तीन ऑथोरिटी कहलाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर बाहरी रूप से नियंत्रण किसका है, इजराइल का है। बाहरी नियंत्रण जो है वो बेसिकली इजराइल का नियंत्रण है, और इजराइल का नियंत्रण है। और यहां पर बहुसंख्यक जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीनी है। बाकायदा गाजा पट्टी और पश्चिमी तट मिलकर बनते हैं पीए, और पीए का राष्ट्रपति जो है वो बेसिकली महमूद अब्बास है, महमूद अब्बास। और पहला आपसे पूछे कि फिलिस्तीन ऑथोरिटी का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो यासिर अराफात। और फिलिस्तीन ऑथोरिटी का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो उत्तर होगा महमूद अब्बास। पहला बना था यासिर अराफात। यासिर अराफात लगभग 3 कार्यकाल तक रहे, 2004 में उनकी डेथ हो गई। 2004 के बाद फिलिस्तीन ऑथोरिटी का जो राष्ट्रपति बने वो थे महमूद अब्बास। अब उसके बाद आपके हम शुरू करते हैं, आज की तारीख में ध्यान रखना यथास्थिति यही है कि दो क्षेत्र जो है वो फिलिस्तीनियों के पास में है, लेकिन फिलिस्तीन आज भी मैप पर एज ए कंट्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के नियंत्रण में है। हाँ, फिलिस्तीन ऑथोरिटी का बाकायदा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है रामल्ला के अंदर। रामल्ला पश्चिमी तट के अंदर है जहां पर ये सब कुछ है। लेकिन आज क्या नहीं है, तो आज बेसिकली फिलिस्तीन एज ए कंट्री मैप में नहीं है। जिस दिन फिलिस्तीन एज ए कंट्री मैप में होगा उस दिन उसका अस्तित्व किसके स्थान पर होगा, इजराइल के स्थान पर। इसलिए इजराइल ये होने नहीं देगा। तो जिस दिन इनका समाधान निकलेगा ये दुनिया का सबसे बड़ा समाधान होगा। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूं, और बहुत सारी चर्चा तो मैंने कल कर ली थी, आज मैं कुछ पॉइंट्स बोल करके इसको समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर 1 आपसे पूछे गोलन की पहाड़ियां, गोलन की पहाड़ियां, तो गोलन की पहाड़ियां ये रही, गोलन की पहाड़ियां। आपसे पूछे कि गोलन की पहाड़ियां क्या है और ये क्यों चर्चा में है, तो इसका उत्तर होगा कि गोलन की पहाड़ियां इजराइल और सीरिया के मध्य स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर 1967 से पहले सीरिया का अधिकार था। लेकिन तीसरे अरब इजराइल युद्ध में गोलन की पहाड़ियों पर इजराइल ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसलिए गोलन की पहाड़ियां इजराइल और सीरिया के मध्य विवाद का क्षेत्र है। हाल ही में वर्ष 2018 में अमेरिका ने गोलन की पहाड़ियों पर इजराइल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार गोलन की पहाड़ियों पर इजराइल के बाद इन पहाड़ियों पर इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश, या कह सकते हैं इजराइल के अलावा पहला देश अमेरिका है। इसलिए हाल ही में गोलन की पहाड़ियां चर्चा में रही है। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछे कि हमास क्या है, हमास क्या है, तो आप पूछे हमास क्या है, तो हमास का उत्तर एक शब्द में नहीं होगा। हम कहेंगे हमास गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन ऑथोरिटी का एक क्षेत्र है
उसमें सक्रिय फिलिस्तीनियों का एक राजनीतिक दल है जिसे पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। यह किसका उत्तर होगा? हमास का। तीसरा आपसे पूछे कि अल फतह क्या है, तो अल फतह पश्चिमी तट में सक्रिय, वेस्टर्न कोस्ट में सक्रिय फिलिस्तीनियों का एक राजनीतिक दल है जिसके प्रमुख नेता महमूद अब्बास है, जो वर्तमान में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति हैं। यह बिंदु आपका वहां पर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फिलिस्तीन ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में आवेदन के लिए आवेदन दिया, मेंबरशिप के लिए, लेकिन लंबे समय तक तो यह आवेदन जो था वो बेसिकली पीएलओ को ऑब्जर्वर का मेंबर दिया गया था। वर्ष 2011 के बाद में इसमें चेंज हुआ और वर्ष 2012 में, ध्यान रखना, 29 नवंबर 2012 से यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को कौन सा दर्जा दिया है, तो गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया है। गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा फिलिस्तीन को किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन ने दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब उसके साथ एक शब्द जुड़ गया है, क्या? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर नेशन, पर्यवेक्षक राष्ट्र। कम से कम राष्ट्र शब्द जुड़ गया है, जबकि हकीकत में मेप पर राष्ट्र नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने मान लिया है कि कैसा देश है वो, गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 2012 को फिलिस्तीन को दे दिया है। इससे फिलिस्तीन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। एक आपसे पूछे कि फिलिस्तीन को किस संगठन ने एज ए मेंबर स्वीकार कर लिया है, तो उत्तर होगा यूनेस्को। एज ए मेंबर उसको यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही एज ए मेंबर यूनेस्को ने स्वीकार किया, किन दो देशों ने यूनेस्को छोड़ने की घोषणा कर दी है, तो उत्तर होगा इजराइल और अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि शहीद क्या है जो हाल ही में चर्चा में था। शहीद क्या है? तो आपको बताना, शहीद बेसिकली फिलिस्तीन का मानवाधिकारवादी संगठन है। ये शहीद जो है ये फिलिस्तीन का मानवाधिकारवादी संगठन है, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में वोटिंग हुई। जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में जून 2019 में उसको यूएन में पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए इसको शहीद नामक एनजीओ को, जो कि एक प्रकार का मानवाधिकारवादी संगठन है, उसके लेकर मतदान हुआ। उस मतदान में भारत ने पहली बार इजराइल के पक्ष में वोटिंग की और इस संगठन के खिलाफ वोटिंग की। मतलब भारत ने अपनी नीति में चेंज किया है। अभी तक भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में बात करता था या संतुलित करता था, लेकिन पहली बार भारत ने इसके खिलाफ वोटिंग की, क्योंकि इजराइल इसे एक ऐसा संगठन मानता है जो टेररिस्ट को फंडिंग करता है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर जून 2019 में ये मुद्दा आया था। शहीद क्या है? ये फिलिस्तीन का मानवाधिकारवादी संगठन है। हाल ही में इस संगठन को यूएन में पर्यवेक्षक का दर्जा देने को लेकर जून 2019 में यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद में मतदान हुआ। इसमें भारत ने पहली बार इजराइल के पक्ष में वोटिंग करते हुए अपनी पुरानी नीति को बदल दिया। इजराइल का मानना है कि शहीद के हमास के साथ संगठन है और हमास को पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो ये बिंदु भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो एक चीज आएगी, इजराइल की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी कौन सी है जिसका भारत के रॉ के साथ में समझौता हुआ है? उत्तर होगा मोसाद। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि इजराइल हाल ही में चर्चा में इसलिए भी आया कि वहां पर चुनाव हुए, लेकिन उन चुनावों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा। आप लोग ध्यान रखना, 1992 तक 1992 तक भारत के इजराइल के साथ संबंध नहीं थे, लेकिन 1992 के बाद भारत ने इजराइल के साथ संबंध क्यों स्थापित किए? तो नंबर 1, एक ध्रुवीय विश्व का आगमन, वन पोलर वर्ल्ड, सोवियत संघ का विघटन हो गया।
भूमंडलीकरण का नया दौर शुरू हुआ। ओस्लो समझौते के बाद जब अरब देशों ने ही इजराइल को मान्यता दे दी और अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर लिए, तो भारत ने भी इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन ध्यान रखना, आज भी भारत के संबंध इजराइल के साथ भी हैं और भारत के संबंध फिलिस्तीन के साथ भी है। दोनों की कीमत पर नहीं है, बल्कि भारत ने अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों के साथ अपने संतुलित संबंध स्थापित कर रखे हैं। अभी सबसे ज्यादा चर्चा में कब आया कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा की और इजराइल को अपना स्वाभाविक दोस्त बताया और यह भी बताया कि इंडिया फॉर इजराइल, आई फॉर आई, इंडिया फॉर इजराइल एंड इजराइल फॉर इंडिया। और उसके बाद आपको पता है कि जनवरी 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की और वर्तमान में भारत और इजराइल के बीच में सहयोग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जिसमें आपको पता होगा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने वर्ष 2019 को फेस्टिवल ऑफ इंडिया और फेस्टिवल ऑफ इजराइल के रूप में मनाने का निश्चय किया है। साइबर सुरक्षा के लिए दोनों के बीच में सहमति हुई है। होम्योपैथी चिकित्सा के लिए दोनों के मध्य सहमति हुई है। रक्षा के क्षेत्र में इजराइल भारत का फ्रांस, रसिया और अमेरिका के साथ चौथा बराबर का हिस्सेदार बन रहा है, जिसमें भारी स्तर पर हमें हथियारों की आपूर्ति इजराइल ने की है। इजराइल के पास आधुनिकतम हथियार हैं, जिसमें भारत ने कई के लिए समझौता किया है, जैसे बराक एंटीशिप मिसाइल, इजराइल ड्रोन, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, फाल्कन विमान और डिफेंस कॉर्पोरेशन। साथ ही साथ इजराइल ने भारत के थार मरुस्थल के डेवलपमेंट के लिए भी आपस में समझौता किया है, क्योंकि इजराइल भी एक बड़े डेजर्ट बसा है जिसका नाम नेजेब मरुस्थल है। तो ये था दोस्तों आज आपका भारत इजराइल वाला पार्ट। मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास किया। अगर कोई एक आधा बिंदु छूट गया होगा तो मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।